नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब उत्पन्न हो जाती है जब अपने सहयोगी ही शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दें। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अच्छी चीज है बंद होना, लेकिन अगर बंद नहीं हो रहा और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तो अगर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपको इसमें से कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का यही वो बयान है जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस महागठबंधन सरकार की साझेदार है। ऐसे में प्रशासन की मिलीभगत से शराब की बिक्री प्रदेश में होने का जो गंभीर आरोप अजीत शर्मा लगा रहे हैं, उसने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बार फिर सुनिए अजीत शर्मा का ये बयान। इसलिए मांझी जी जो कह रहे हैं कि 100-200 ग्राम पीना वाले को छोड़ देना चाहिए, मेरा तो ये कहना जब शराब आएगा, खेप आएगा तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की इतनी है। अच्छी चीज है बंद होना, लेकिन अगर बंद नहीं हो रहा और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तो अगर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपको इसमें से समीक्षा फिर से करनी चाहिए। पहले जीतन राम मांझी और फिर शुक्रवार को ही कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने भी शराबबंदी की मंशा पर सवाल उठा चुकी हैं। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा? माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। शराबबंदी को लेकर अपनों की तीर ने महागठबंधन के नेताओं को जहां असहज कर दिया है, वहीं विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की, बल्कि समाज सुधार की चिंता की। उनकी सोच का नतीजा है कि इतने सकारात्मक परिणाम आज दिख रहे हैं। तो शराबबंदी कानून अगर टूटता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह नीतीश कुमार जी की सोच है, उनका दृढ़ निश्चय है और बिहार में आगे भी पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। हर स्तर पर सरकार कार्रवाई कर रही है और शराबबंदी के बाद बिहार में हमारी मां बहनें, बिहार के आम आवाम काफी खुश हैं। और ये बात सभी को याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए और आपके महागठबंधन के अंदर क्या इसको चालू करना चाहते हैं या शराबबंदी को बंद करना चाहते हैं? वैसे भी तो इस शराबबंदी से शराबबंदी तो हुआ नहीं है। लोगों का जरूर प्राण बंदी हो गया है, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों अपराधी पैदा हो गए। तो आप स्पष्ट करें कि शराबबंदी बंद करेंगे। जाहिर तौर पर बिहार में शराबबंदी को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उसने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है। आरजेडी ने कभी खुलकर शराबबंदी कानून का विरोध नहीं किया है। ऐसे में मांझी और फिर कांग्रेस के तेवर ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल पार्टियां शराबबंदी को सफल नहीं बता रही है। पहले जीतन राम मांझी, फिर कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अजीत शर्मा ने प्रशासन की मिलीभगत से शराब की बिक्री होने की बात तक कह दी है।
शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात भी उन्होंने कही। गौर करने वाली बात यह है कि शराबबंदी की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही की है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री बार बार सख्ती से पेश आने की अपील भी कर रहे हैं। तमाम उपाय के बावजूद बिहार में शराब की खेप पकड़ी जा रही है। आए दिन शराब के सिंडिकेट का खुलासा भी हो रहा है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के नेता अब बयान देकर सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को कमजोर बना रहे हैं और यही वजह है कि अब एक बार फिर से शराबबंदी पर समीक्षा की बात उठाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की संख्या करीब 25 से 30 हजार है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार कुशवाहा समाज क्या करेगा। हम तो अब जात पर जैसे ही विचार करेंगे और उनको अच्छा तरह से जैसे जिताने की कोशिश करेंगे। वोट किसको दीजिएगा? जात वाला को दीजिएगा कि कोई और को दीजिएगा? विकास देख के जात चलेगा कि विकास चलेगा कि कोई और मुद्दा चलेगा? विकास तो सबसे पहला आती है। मुजफ्फरपुर का कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। कुढ़नी में 5 दिसंबर को उपचुनाव है, जहां 3,11,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए विधायक का चुनाव करेंगे। इसमें वैश्य वोटर 55,000, भूमिहार वोटर 32,000, कुशवाहा जाति के वोटर 35,000, मल्लाह वोटर 31,000, यादव वोटर 25,000, राजपूत वोटर 25,000, जबकि मुस्लिम वोटर 30,000 और कुर्मी 10,000, वहीं अति पिछड़ा और SC/ST मिलाकर 60,000 वोट है। मतलब कुढ़नी में कुशवाहा समाज का वोट वैश्य समाज के बाद सबसे ज्यादा यानी 35,000 के करीब है। महागठबंधन ने कुशवाहा जाति के मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। आज हम देखेंगे कि कुढ़नी के वोटर क्या सोचते हैं। कुशवाहा समाज के लोग जाति देखकर वोट करेंगे या उनके लिए विकास और क्षेत्र की समस्याएं बड़ा मुद्दा है। जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के कुशवाहा किन को वोट देंगे? अभी हम कुशवाहा बहुल अमरख गांव में और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम इस समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ लगता है। एक बार फिर से कुशवाहा के मनोज कुशवाहा उतरे हैं, तो इस बार क्या करेंगे? जात देख के कि विकास देख के? सब विकास जात दोनों देखल जाए। हाँ, इससे पहले केदार गुप्ता भी थे, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होगी? इनके होते यार हाँ, जात देखना है कि विकास देखना है? जाते देखे जाते देखना है। हाँ, देखे के ऊपर जो है जात विकास का चर्चा नहीं होगा क्या? अरे जो समय आएगा वो अपने बुझा जाएगा। हाँ, अपने समय अभी सोचे हैं कि नहीं? वो हम सब सोच रहे हैं। सब बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोग, क्या होगा? जात वाला चलेगा कि विकास चलेगा कि हम लोग जात पात नहीं देखते। देखिए, यहाँ पे कोई भी पार्टी तो जातीय समीकरण ही देख के ज्यादातर टिकट देती है। कुशवाहा बहुल क्षेत्र कुढ़नी रहा भी है और 3 बार विधायक भी मनोज कुशवाहा बने हैं और कुशवाहा का वोट कहीं न कहीं जीत में मायने रखता है। इस बार हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी हो कुढ़नी का बेटा हो। और मनोज कुशवाहा बहुत बढ़िया काम कर रहे थे 10 सालों से और मंत्री के पद पे भी रह चुके थे और इस बार हम लोगों का पूरा झुकाव मनोज कुशवाहा की तरफ ही है। 39 पंचायत में सबसे तो अच्छा है जरूर, लेकिन इनको मनोमाहौल बहुत बढ़ चुका है। किनका? मनोज कुशवाहा के। जात और विकास दोनों ही मुद्दा चलेगा कुढ़नी में और इस बार हमारे मनोज कुशवाहा 20+ वोट से लीड करेंगे। हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। कहा जाता है कि बिहार में चुनाव जातिगत आधार पर ही होते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार जातिगत राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। लोग जातिगत लड़ाई में लगे रहे और विकास का मुद्दा पीछे छूटता गया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए कि जाति देखेंगे या विकास देखकर वोट करेंगे। दरअसल 5 दिसंबर को कुढ़नी में विधानसभा उपचुनाव का मतदान होना है। महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। हर बार के चुनाव में जाति हावी रहती है। पार्टियां अपनी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा करती है। कुढ़नी सीट पर कुशवाहा वोटरों की संख्या करीब 25 से 30 हजार है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार कुशवाहा समाज क्या करेगा। कुढ़नी का उपचुनाव महागठबंधन के लिए एक कठिन परीक्षा है, क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद नीतीश की पार्टी JDU पहली बार
चुनाव लड़ रही है। कुढ़नी का रिजल्ट बताएगा कि लव कुश का समीकरण क्या अभी भी काम कर रहा है। कुढ़नी में आरजेडी की भी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की होगी कि आरजेडी अपने वोट जेडीयू को ट्रांसफर करा पाती है या नहीं, और इसके साथ ही एआईएमआईएम और वीआईपी ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव काफी ज्यादा इस बार दिलचस्प होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी उम्मीदवार उतार रही है। कुढ़नी विधानसभा में सहनी वोटरों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये कि सहनी समाज क्या करेगा? जाति देखेंगे कि विकास देखकर वोट करेंगे? कोई समझौता नहीं और मजबूती से हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। कुढ़नी विधानसभा में वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी उतरेंगे। मजबूती से वीआईपी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के रण में विकासशील इंसान पार्टी भी कूद चुकी है। सहनी समाज से आने वाले वीआईपी के मुकेश सहनी ने कुढ़नी में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। कुढ़नी में कुल 3,11,000 वोटर हैं, जिनमें निषाद समाज के 31,000 वोटर हैं। निषाद समाज से आने वाले आरजेडी के अनिल सैनी की सदस्यता जाने के बाद ही कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, जिस सीट पर मुकेश सहनी की नजर है। अब सवाल है कि क्या कुढ़नी के सहनी समाज के लोग जाति के उम्मीदवार को ही वोट देंगे या फिर विकास का मुद्दा उनके लिए अहम होगा? हम सहनी बहुल क्षेत्र मधौल में हैं, जो कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उस मधौल में पब्लिक क्या कुछ कहती है, सहनी समाज के लोग क्या कुछ कहते हैं, इस बार वोट किस रूप में देंगे, क्या लगता है चाचा इस बार क्या कुछ होगा? विकास पर वोट दीजिएगा कि जात देख के वोट दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? जात वाला को दीजिएगा कि कोई और को दीजिएगा? विकास देख के। विकास देख के मुकेश सहनी फिर आ रहे हैं, उनका भी प्रत्याशी आएगा, तो जात देखिएगा कि विकास देखिएगा? विकास देखेंगे। विकास से देखेंगे। हाँ। क्या लगता है इस बार सहनी समाज किसके साथ? हम मुकेश सहनी के साथ में। मुकेश सहनी के साथ, मतलब जात देखना है। जात देखना है। क्या कुछ लगता है जात देखकर लोग वोट करते, क्या फायदा होता है जात देखकर वोट करने? जात देख के वोट के काम करने का। काम करने काम हाँ। तो कोई भी जात के लोग कर सकते हैं। कोई जात के बहुत आदमी नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, इसीलिए इस बार ऐसा कैंडिडेट है कि काम करेंगे। हम तो जैसे मुकेश सहनी को वोट देंगे, इसलिए देंगे कि बीजेपी वाले जो है से इनको हटा दिया। अच्छा, तो हम तो अब जात पर जैसे ही विचार करेंगे और उनको अच्छा तरह से जैसे जिताने की कोशिश करेंगे। मतलब जात पर ही वोट जाए? हाँ, जाते पर वोट जाए। अपने जात के नेता को लोग ज्यादा चुनते हैं। आप लोग इस बार क्या कुछ करेंगे? सहनी समाज क्या करेगा? देखिए, सहनी समाज हमेशा से विकास के मुद्दों पर आई है और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में भी भाजपा हम लोगों को ठगने का काम किया। इससे पहले महागठबंधन भी ठगने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग महागठबंधन के राजद और भाजपा को देख चुके। लोगों को ये नहीं पता कि जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे तो क्या फायदा होगा, लेकिन झुकाव जाति के उम्मीदवार की तरफ ही है। जाहिर सी बात है मुकेश सहनी की पार्टी अपने समाज का वोट काटेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा महागठबंधन के उम्मीदवार को हो सकता है, क्योंकि 2020 में सहनी समाज का वोट आरजेडी के अनिल सैनी को मिला था और उनकी जीत हुई थी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। कुढ़नी विधानसभा में सहनी वोटरों की संख्या 30,000 से भी ज्यादा है। अब सवाल है कि सहनी समाज क्या करेगा? जाति देखेंगे या फिर विकास देखकर वोट करेंगे? लोगों का झुकाव जाति के उम्मीदवार की तरफ ही ज्यादा देखने को मिला। 2020 में सहनी समाज का वोट मिलने पर ही आरजेडी की यहां पर जीत हुई थी। ऐसे में सहनी समाज यहां पर काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। बढ़ते हैं आगे। पटना में साइबर क्रिमिनल्स किस कदर बेखौफ हैं, इसका खुलासा रुपसपुर इलाके से अपार्टमेंट से गिरफ्तार गिरोह से पूछताछ में हुआ है। राजधानी के साइबर क्राइम के तार इंटर स्टेट और इंटरनेशनल गिरोह से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है साइबर का खौफनाक कनेक्शन, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पटना के रूपसपुर इलाके में जिस तरह से साइबर क्रिमिनल्स बेखौफ होकर अपना नेटवर्क चला रहे थे,
जिस अपार्टमेंट से ब्लैकमेलिंग का खेल महीनों से चल रहा था, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। न्यूड वीडियो के जरिए लोगों से ठगी का जो गैंग चलाया जा रहा था, उसका लिंक बेंगलुरु से जुड़ा था और इस गिरोह ने अब तक 17 करोड़ से भी अधिक की उगाही कर डाली थी। पुलिस ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट से 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव और 100 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जबकि 16 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए हैं। ये टोटल यहाँ 16 आदमी हमें मिले हैं। पहले से वो एक पीसी रिमांड पे था, तो उनको हमने पकड़ा। दिल्ली में किस तरह की घटना हुई है? काम दिया ये दिल्ली में यहाँ तक साइबर फ्रॉड हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी, ओला इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी का, जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने फेक वेबसाइट बना रखी है, उसके उसमें पकड़े गए। पटना के एसएसपी की माने तो गिरोह के नेटवर्क की ओर से लोगों को फंसाने के लिए खास स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी, जिसमें व्हाट्सएप कॉल लिफ्ट करते ही न्यूड वीडियो के मकड़जाल में लोग फंस जाते थे और फिर शुरू होता था एक्सटॉर्शन का दौर। अब इस बात के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक सबक है और पटना के एसएसपी न्यूज 18 को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है कि जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बात है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल बिहार को साइबर क्रिमिनल्स सॉफ्ट टारगेट बनाते रहे हैं। पुलिस के सुस्त नेटवर्क का भी यहां पर अपराधी फायदा उठाते रहे हैं। पौष इलाके के अपार्टमेंट से महीनों से ठगी का धंधा चल रहा था। पुलिस या फिर प्रशासन को ठग के गिरोह के लिए भनक तक नहीं लगी और वहीं जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया है और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पुलिस पूछताछ करेगी। बढ़ते आगे, गोपालगंज में दबंगों के कहर से 4 महादलित परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और सुरक्षा में पीड़ितों को गांव वापस भेजा गया। हालांकि कार्रवाई में देरी से पीड़ितों में अब भी दहशत है। गोपालगंज के विक्रमपुर गांव के ये वो पीड़ित महादलित परिवार के लोग हैं जिन्हें दबंगों ने घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया था। 4 महादलित परिवार पिछले 4 दिनों से बच्चों और महिलाओं के साथ सड़क पर जिंदगी गुजारने को विवश था। लेकिन न्यूज 18 ने जब पीड़ितों का दर्द प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर डीएम ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गोपालगंज के SC/ST थाने में मामला दर्ज हुआ। परिवार के लोगों ने आकर के अपने दुखड़ा को मुझे सुनाया। मैं स्थानीय इंस्पेक्टर से बात हुई, इंस्पेक्टर ने बताया है कि वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी को मैं बुला रहा हूँ। न्यूज 18 की पहल पर इन महादलित परिवारों को सुरक्षा के साथ उनके गांव तक पहुंचाया गया। नगर थाने की पुलिस पीड़ितों को लेकर रवाना हुई जरूर, लेकिन पीड़ितों को अब भी दबंगों का खौफ बरकरार है। अब आप लोग कोई डर नहीं ना, पुलिस साथ में जा रही है? नहीं, डर नहीं है, लेकिन अब वहाँ जाने पर क्या करेगा अभी हम लोग नहीं जानते हैं। पुलिस तो साथ में जा रही है ना आपके? हाँ, जा रही है। चल आने से वहाँ पुलिस को चल आने से वहाँ पर अब मारेगा गरियाएगा तो उसके डर है। पुलिस साथ में जा रही है? हाँ ठीक है सर, पुलिस प्रशासन सब जाते हैं सब, तो डर तो नहीं है, चले आने के बाद से डर है। पुलिस है ना, कार्रवाई करेगी पुलिस। ठीक है, हम लोग सारा आप है। हम लोग को आदेश मिला था कि इन लोग को ले जाके सही सलामत उन लोग गोपालपुर जो थाना पे है घर पे उन लोग को छोड़ दिया जाए, हैंड ओवर कर देना है। फिर गोपालपुर पुलिस वहाँ से उसको बुला लेना है बॉर्डर पे, उसको हैंड ओवर करके वहाँ से चले आना है। सुरक्षा को लेकर आप लोग साथ में जा रहे हैं, कोई बात ना हो? हाँ, कोई बात ना हो। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि पुलिस ने पहले ही दिन एक्शन क्यों नहीं लिया? मीडिया में खबर आने के बाद क्यों होता है एक्शन? क्या पुलिस की दबंगों से सांठगांठ है? समय रहते क्यों नहीं सुनी पीड़ितों की शिकायत? क्या एसपी जांच कर कार्रवाई करेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को देना ही होगा। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।